दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है और मौलिक अधिकार से जो संबंधित है उस टॉपिक्स का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो जब हमारा यह संविधान बना था तो हम लोग जानते हैं कि नागरिकों को संविधान की ओर से 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, जिसके चलते आज के डेट में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। और 6 जो मौलिक अधिकार बचे हुए हैं तो उसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि एक है समता का मौलिक अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, तीसरा जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और पांचवा जो है वह संस्कृति और शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार है। तो ये जो पांचों मौलिक अधिकार है, इन पांचों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अलग अलग तरह का मौलिक अधिकार हमें दिया गया है। लेकिन ये छठा और अंतिम जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, उसके द्वारा हमें कोई और दूसरे तरह का मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि पहले से जो 5 मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था इस अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है और नाम रखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर किसी को अधिकार दे दिया जाए और उन अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था न किया जाए तो संभव है कि कोई बलशाली या लफंगा या दबंग व्यक्ति जो है दीनहीन व्यक्ति का वो अधिकार छीन ले। इसको उदाहरण के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि गांव में कोई एक बूढ़ी औरत है, वो असहाय है, चलने फिरने से भी लाचार है, उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। और मान लीजिए कि उस बूढ़ी औरत के पास बहुत सा धन दौलत या जेवर आभूषण है, तो उस हालत में क्या होगा कि गांव का कोई दबंग, कोई लफंगा, कोई अराजक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो उस बूढ़ी औरत के पास जाए और उसका सारा जेवर या आभूषण छीन ले। लेकिन अगर उस बूढ़ी औरत के घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, बेटा हो, पोता हो, हस्बैंड हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो उसके जेवर आभूषण या जैसो दौलत की सुरक्षा कर सकता है, तब उस हालत में कोई दबंग व्यक्ति उस बूढ़ी औरत का कोई जैसो आभूषण या दौलत नहीं छीन सकता है। इसलिए माना यह गया संविधान निर्माताओं के द्वारा कि राज्य जो होता है वह काफ़ी बलशाली होता है, काफ़ी आतताई होता है। और इस बात को चाणक्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में भी कहा है कि राज्य का जो नेचर होता है वह अराजक होता है, वह काफ़ी बलशाली होता है और जनता जो होती है वह दीनहीन के समान होती है। तो राज्य के खिलाफ ही तो मौलिक अधिकार जनता को दिया गया है ताकि जनता अपना व्यक्तिगत विकास कर सके और राज्य जो है इस मामले में कोई टांग नहीं अड़ाए। तो इसलिए बूढ़ी औरत को आप यहाँ पर जनता समझ लीजिए और अराजक और बलशाली दबंग व्यक्ति को राज समझ लीजिए। तो इसलिए जिस तरह से बूढ़ी औरत की संपत्ति की रक्षा के लिए उसके घर परिवार के सदस्यों का रहना जरूरी है, उसी तरह से नागरिकों और जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भी राज्य के खिलाफ करना जरूरी माना हमारे संविधान निर्माताओं ने कि हमने जो नागरिकों का अधिकार दिया उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी हमको इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत कर देना चाहिए। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया। तो इस तरह से जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी अपने आप में एक मौलिक अधिकार हो जाता है। और मौलिक अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इस तरह से जो इतना महत्व प्राप्त कर लेता है कि सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था इसी जो है इसने आपको संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था के अंतर्गत होगा। यही वजह है कि संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को
आत्मा कहा संविधान का, और कहा कि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान में न रहे तो हमारा संविधान शून्य हो जाएगा, मतलब अर्थहीन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यही वजह है कि बार बार जो है सो हर एक एग्जाम में पूछता रहा है कि किसने संवैधानिक उपचारों को संविधान का आत्मा कहा है, या किसने यह कहा है कि यदि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान में न रहे तो वह शून्य हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा B.R. अम्बेडकर। तो अब है कि यह संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको लागू कराने की जिम्मेवारी संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से किसके ऊपर डाला, तो यह जिम्मेवारी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाला गया है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के ऊपर डाला गया है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में क्या अंतर है हम लोग बाद में इसको देखेंगे। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट को यह जिम्मेवारी दिया गया है कि भाई आपको देखना है कि यदि किसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन राज्य के द्वारा होता है तो उसकी रक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था आपको करना है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का गारंटर भी कहा गया है और रक्षक भी कहा गया। अगर आपसे क्वेश्चन यह किसी एग्जाम में पूछता है कि मौलिक अधिकारों का गारंटर कौन है तो सुप्रीम कोर्ट, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है तो उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जो है सो आपको महत्व हो जाता है। अब आता है कि जो है इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो वह कैसे करता है, क्या उसके पास अधिकार है, क्या ताकत है, किन जो है सो व्यवस्था के तहत वह नागरिकों की मौलिक अधिकार की रक्षा कर लेता है। तो वह जो है सो व्यवस्था जो है वह रीट है। रीट का मतलब होता है न्यायिक आदेश, कोर्ट का ऑर्डर। तो रीट के जरिए सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन रीट पर आने से पहले हम लोग 2-3 अनुच्छेद को देख लें तो वह ज़्यादा बेहतर होगा आगे समझने के लिए। तो ऐसा इसलिए कि यहाँ पर हम लोग बार बार देखेंगे कि राज्य का चर्चा होगा। तो राज्य का चर्चा होगा तो इसलिए कुछ हमको बैकग्राउंड में कुछ अनुच्छेद को समझ लेना होगा ताकि जो है हमको ये रीट पूरी तरह से समझ में आ सके। तो इसके लिए सबसे जो पहला ज़रूरी है वो ये है कि अनुच्छेद 12 हम लोगों ने जब मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद देखा था तो हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार का चर्चा संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। तो अनुच्छेद 12 मतलब मौलिक अधिकार का जो पहला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 12। और अनुच्छेद 12 क्या कहता है, इसमें राज्य का परिभाषा दिया गया है। मतलब राज्य का क्या मतलब है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, मतलब संविधान के भाग 3 में जो बार बार राज्य का चर्चा होता है उसका क्या मतलब है। ऐसे सामान्य तौर पर हम लोग राज्य का मतलब निकालते हैं प्रांत। यह प्रांत मतलब क्या, जैसे कि बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यूपी हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसको हम लोग जो है प्रांत है उसको हम लोग राज्य कहते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य का मतलब कुछ अलग होता है। इसलिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत जब हम लोग राज्य का चर्चा करेंगे तो उसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है। और पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा है कि राज्य का मतलब यहाँ पर होगा भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय। मतलब क्या है कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, ये सब स्थानीय निकाय कहलाता है। उसके अलावा जो है अन्य प्राधिकार, अदर जो अथॉरिटी है, तो अदर अथॉरिटी का क्या मतलब कि वैसी संस्था जिस संस्था पर भारत सरकार का नियंत्रण होता है उसे अन्य प्राधिकार कहा गया और उसे भी राज्य माना गया।
उदाहरण के लिए जैसे LIC को समझ लीजिए, ONGC को समझ लीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी को समझ लीजिए, FCI को समझ लीजिए, यहाँ तक कि पटना हाई कोर्ट ने तो यूनिवर्सिटी को भी राज्य घोषित कर दिया। तो इस तरह से जिन संस्थाओं पर भारत सरकार का नियंत्रण होता है वह भी राज्य है, अन्य प्राधिकार के अंतर्गत ये सब आता है। तो कहने का मतलब कि वैसी कोई संस्था जो भारत सरकार है या संसद है या राज्य सरकार है या राज्य विधानमंडल है या जो है सो स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत है या अन्य प्राधिकार, मतलब वो LIC, ONGC, एयरपोर्ट अथॉरिटी, FCI, ये सब राज्य माना जाता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 12 में राज्य का क्या मतलब है यह हम लोग देख चुके हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि भाई नागरिकों को जो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दे दिया गया है, पहले 7 था अब 6 है, तो 6 जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया है उसे राज्य न तो कम कर सकता है और न ही उसे समाप्त कर सकता है। तो राज्य मतलब यहाँ पर भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार या असेंबली, नगर स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकार। तो इसमें से कोई भी जो है मौलिक अधिकार को न तो कम कर सकता है और न समाप्त कर सकता है, ये जो है अनुच्छेद 13 कहता है। और अगर ऐसा करेगा राज्य तो कहता है राज्य का वह जो है काम शून्य माना जाएगा, अर्थहीन माना जाएगा। तो ये अनुच्छेद 13 हो जाता है। अब आता है अनुच्छेद आपका 359। यह कहता है कि भाई नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिला है वह सामान्यतः तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि सस्पेंड, निलंबित नहीं हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 359 कहता क्या है? कहता है कि हाँ, एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जिस कंडीशन के दौरान नागरिकों का मौलिक अधिकार सस्पेंड, निलंबित किया जा सकता है। वो क्या कंडीशन होगा? तो कहता है कि अगर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकता है, तब उस कंडीशन में अनुच्छेद 359 के आधार पर मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब उस देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो हमको जो 6 मौलिक अधिकार मिला, जिसमें से एक संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है, जिस अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकता है, चाहे वो इमरजेंसी रहे या न रहे। तो इस तरह से अनुच्छेद 359 की भी कहानी समाप्त हो जाती है। अब हम लोग आते हैं अपने जैसो खास टॉपिक्स की संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट को रीट निकालने का अधिकार है, उस रीट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। रीट का अर्थ हमने पहले ही बता दिया कि रीट का मतलब होता है आपको न्यायिक आदेश, जुडिशियल ऑर्डर, कोर्ट का आदेश। अब है कि रीट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का ऑर्डर जारी कर सकता है। वो 5 प्रकार का ऑर्डर क्या है? तो पहला है हेबियास कॉर्पस, जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा जो है वह मैंडमस है, जिसे हिंदी में परमादेश कहते हैं। तीसरा प्रोहिबिशन है, जिसे हिंदी में प्रतिषेध कहते हैं। चौथा जो है सर्सियोररी है, हिंदी में उसे उत्प्रेषण कहा जाता है। और लास्ट 5वां जो है वह को वारंटो है, जिसे हिंदी में अधिकार परीक्षा कहते हैं। तो ये जो आप 5 प्रकार का रीट देखा, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि कभी कभी एग्जाम में इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है
वो इंग्लिश में जो है वर्ड्स में ही पूछ लिया जाता है, हिंदी अर्थ नहीं दे करके सीधे दे देगा हैबियस कॉर्पस क्या होता है। या मैंडमस के अंतर्गत जो है आपको जो है मैंडमस के अंतर्गत जो है उन किस ये मैंडमस का क्या उद्देश्य है, या दे देगा प्रोहिबिशन किसके खिलाफ जारी किया जाता है, या दे देगा उत्प्रेषण जो है कब उन जारी किया जाता है या जारी किया जाता है। तो ये यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि पांचों प्रकार के रीट का अन्य हिंदी जैसो नाम भी जाने और अंग्रेजी नाम भी जाने। अगर केवल अंग्रेजी नाम दे दिया और हिंदी नाम जैसो नहीं दिया तो उस हालत में केवल हम हिंदी नाम अगर याद करके जाते हैं तो हमसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए पांचों प्रकार के रीट का हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम आप याद रखें, ताकि अगर क्वेश्चन जो है सो केवल अंग्रेजी में ही दे देगा तब क्या होगा। तो अब हम लोग हर एक रीट का अलग अलग जो है सो अध्ययन करें। तो पहला जो रीट है वो हैबियस कॉर्पस है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और यह एक लैटिन शब्द है। हैबियस कॉर्पस जो है एक लैटिन शब्द है। अगर देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट लैटिन शब्द है तो वह हैबियस कॉर्पस है। इसका हिंदी जो है सो नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप में हाजिर करो। तो अब है कि यह जो अधिकार है यह जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। ये पांच यह जो रीट है तो पांचों रीट में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण रीट हैबियस कॉर्पस माना गया, इसलिए इसको ग्रेट राइट भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से किस रीट को ग्रेट रीट कहा गया है, ग्रेट राइट कहा गया है, महान अधिकार कहा गया है, तो याद रखिएगा हैबियस कॉर्पस। अब है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो हिंदी में अर्थ होता है हमें शरीर चाहिए, अंग्रेजी में उसका अर्थ होता है प्रोड्यूस ए बॉडी। तो दोनों याद रखिएगा, हिंदी या और अंग्रेजी दोनों। अब है कि हैबियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है नागरिकों की व्यक्तिगत जो है सो आपको स्वतंत्रता की रक्षा करना, पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करना। मतलब मान लीजिए कि हम जो है सो हमको जो भी मौलिक अधिकार मिला हुआ है तो उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें जो है सो कहीं भी आने जाने का भी अधिकार है। लेकिन हम कहीं जा रहे हैं और पुलिस हमें गिरफ्तार करके थाना ले जाती है, बंदी बना लेती है। तो बंदी बना ली तो जो है वह है हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाता है। तो उस हालत में इसी रीट के माध्यम से जो है हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा किया जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ नागरिकों की व्यक्तिगत, ये उद्देश्य हो जाता है नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। अगर क्वेश्चन देगा कि किस रीट का उद्देश्य नागरिकों का पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करना है तो हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। अब यह कब जैसो यह रीट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है, जब गलत आधार पर या गलत तरीके से हमें गिरफ्तार करके रखा गया हो। अब है कि जैसो किसके खिलाफ यह रीट जारी हो सकता है, तो जिसने हमको बंदी बनाया है, गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी कर सकता है। अब है कि कब यह जारी हो सकता है, तो सामान्यतः अनुच्छेद 32 का अगर उल्लंघन होता है तब। अब इसको आप एक ऐसे समझ लीजिए, इस हैबियस कॉर्पस को सपोज कर लीजिए कि पुलिस ने हमें गिरफ्तार की। तो हमें गिरफ्तार की तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है, अनुच्छेद 22 कहता है जिस किसी भी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार की, उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा।
तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ले जाकर के कोर्ट में हाजिर करना होगा। लेकिन अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर जैसो कोर्ट में हाजिर नहीं करती है तो माना जाएगा कि यह गलत गिरफ्तारी है, गलत आधार पर उसे नज़रबंद करके रखा गया है। तो उस हालत में सुप्रीम कोर्ट मानेगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, गलत आधार पर गिरफ्तार करके उसे रखा गया है। तब सुप्रीम कोर्ट हमें गिरफ्तार करने वाले जो पुलिस अधिकारी होंगे उसे जैसो रीट जारी करेगा कि तुमने जिसको गिरफ्तार करके 24 घंटा से ज़्यादा समय तक थाना में रखे हुआ है, चलो उसको लेकर के कोर्ट में आओ। और कोर्ट में जब लेकर के पुलिस जाएगी तो गिरफ्तारी के कारणों पर वहाँ पर बहस होगा, और अगर कोर्ट को लगेगा कि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उस हालत में कोर्ट वहीं पर पुलिस को ऑर्डर देगी कि चलो जिसको तुमने नज़रबंद किया है उसे अभी तुरंत छोड़ दो, रिहा करो। तो ये जो है आपको हैबियस कॉर्पस होता है, इसमें से जो भी अर्ज क्वेश्चन देगा छूटने का सवाल नहीं है, इसलिए इसे ग्रेट राइट कहा गया। अब दूसरा है मैंडमस परमादेश। परमादेश नाम से ही स्पष्ट है, परमादेश सबसे बड़ा आदेश, सबसे बड़ा आदेश मतलब कोर्ट का आदेश। तो इसका अर्थ क्या होता है? परमादेश मैंडमस का अर्थ होता है हिंदी में हम आदेश देते हैं, अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है वी कमांड। तो अगर दे दिया कि निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ वी कमांड होता है तो उत्तर होना चाहिए क्या? परमादेश मैंडमस। अब है कि उद्देश्य क्या है? मैंडमस रीट जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करवाना। मतलब क्या कि जो हमारा पब्लिक ड्यूटी है, अगर हम सरकारी अधिकारी या संस्थान हैं तो हमारा काम है पब्लिक के हमारा ड्यूटी है, हमारा उत्तरदायित्व है कि पब्लिक के कार्यों को करना। तो जो है सो हमें वो जो है सो पब्लिक के कार्यों को करना है, ये हमारा दायित्व है, उसी को पूरा करवाना इसका उद्देश्य है रीट का। लेकिन याद रखिएगा यह रीट राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जो है नहीं जारी हो सकता है। इसलिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ यह रीट जारी नहीं होगा क्योंकि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। तो अगर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदधारी के खिलाफ या किस पदधारी के खिलाफ मैंडमस नामक रीट जारी नहीं हो सकता है, तो वह है राष्ट्रपति या राज्यपाल। अब है कि कारण क्या है रीट जारी होने का? तो लापरवाही। अगर हमारा जो सार्वजनिक दायित्व है, हम सरकारी अधिकारी या संस्थान है, तो हमारा काम है, हमारा उत्तरदायित्व है जनता के कार्यों को संपन्न करना। लेकिन हम उस काम को करने में लापरवाही बरत रहे हैं, कोताही करत रहे हैं। तो जब लापरवाही हम बरतेंगे तो उसके चलते यह रीट जारी होगा उस आधार पर। अब है कि किसके खिलाफ यह रीट जारी हो सकता है? तो कहता है पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ। मतलब क्या कि सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ। सार्वजनिक प्राधिकरण का मतलब यहाँ पर होगा, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होगा आपको सरकारी अधिकारी या सरकारी संस्थान ऑफिस। तो अधिकारी हो या ऑफिस हो सरकारी, उसके खिलाफ यह जो है आपको जो है रीट जारी हो सकता है। कभी कभी देखते होंगे कि पटना हाई कोर्ट जो है पटना नगर निगम के खिलाफ रीट जारी कर देता है कि भाई आपने जो है सो पटना में जो गंदगी है उसकी सफाई करने का जो है व्यवस्था नहीं किया या नाला उराही का व्यवस्था नहीं किया, ये आपका दायित्व था। तो इसी तरह का जो पब्लिक जो है सो जिम्मेवारी होता है, चाहे वह नगर निगम का हो या सरकार का या किसी का, अगर वो जिम्मेवारी वो संस्था या अधिकारी नहीं पूरा करता है तो उसके खिलाफ में ये रीट जारी होता है। अब उसको उदाहरण से ऐसे समझ लीजिए कि एक अनुच्छेद 19 का उदाहरण लीजिए कि अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 नागरिकों को
अपनी पसंद के आधार पर कोई भी रोजगार, बिजनेस या पेशा अपनाने का अधिकार देता है। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि बिहार सरकार ने एक कोचिंग एक्ट लागू किया है और उस कोचिंग एक्ट के अनुसार कुछ शर्त रखा है कि अगर इन शर्तों को कोई कोचिंग वाला पूरा करता है तभी उसे कोचिंग खोलने का परमिशन दिया जाएगा। मान लीजिए हम कोई कोचिंग खोलना चाहते हैं और बिहार सरकार ने कोचिंग एक्ट के अंतर्गत जिन जिन शर्तों को कहा है आपको पूरा करना होगा और उन शर्तों को हम पूरा करके लिखित आवेदन के रूप में संबंधित कार्यालय के पास जमा कर दिया। तो अब जमा कर दिया तो हमने सारे शर्तों को पूरा कर दिया, उसके बावजूद भी जो संबंधित कार्यालय है, मतलब डीओ ऑफिस है, शिक्षा विभाग का ऑफिस है, वह हमें अभी तक परमिशन नहीं दिया कोचिंग खोलने का। तो माना जाएगा कि शिक्षा विभाग का, डीओ ऑफिस का ये लापरवाही है कि भाई वो हमको अपनी पसंद के मुताबिक जो है कोचिंग खोलने का जो है सो अधिकार है, और सरकार ने जो कोचिंग या कानून बनाई है इस संबंध में और जो शर्त लागू की है हमने उसे पूरा कर दिया, फिर जो है वो अधिकारी या वो विभाग हमें कोचिंग खोलने का परमिशन क्यों नहीं देगा। तो इस तरह से यह माना जाएगा कि जो है वो विभाग या अधिकारी लापरवाही बरत रहा है, तो उस हालत में यह मैंडेमस परमादेश सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अब आता है तीसरा प्रोहिबिशन, जिसका हिंदी नाम है आपको प्रतिषेध। प्रोहिबिशन से और प्रतिषेध से आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, मतलब रोकना, मना करना। तो प्रोहिबिशन, प्रतिषेध का हिंदी मतलब है मना करना। अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है टू फॉरबिड। तो याद रखिएगा, अगर देगा कि टू फॉरबिड किस रीट का अर्थ होता है तो होगा प्रोहिबिशन का, प्रतिषेध का। अब है कि उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है न्यायिक त्रुटि को रोकना, मतलब क्या, फैसले की गलती को रोकना। अब है कि अनुच्छेद 14 का हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, वो जैसो पहले इसको देख लीजिए तब अनुच्छेद 14 का एग्जाम्पल देंगे। अब है कि यह जैसो क्यों जारी होगा, तो कहता है कि जब कोई कोर्ट क्षेत्राधिकार से बाहर के मामले में काम करने लग जाए। मतलब क्या कि कोर्ट को जिन मामलों में या जहां तक जो है सो सुनवाई करने और फैसला देने का अधिकार है उससे बाहर जा कर के वो फैसला और सुनवाई करने लग जाए, तो वही हुआ क्षेत्राधिकार से बाहर होना। और उसके बाद है किसके खिलाफ यह रीट जारी होता है, तो कहता है अधीनस्थ और अर्ध न्यायालय। मतलब क्या कि जो लोअर कोर्ट है और जो ट्रिब्यूनल है उसके खिलाफ हायर कोर्ट, ऊपरी कोर्ट जो है ऊपरी न्यायालय, ये रीट जारी कर सकता है। और उसके बाद है कब जारी होगा, तो कार्यवाही की, तो कब जारी होगा, तो कहता है कार्यवाही के दौरान, मतलब सुनो, जब वो केस उस कोर्ट में है तब जो है सो आपको ये प्रतिषेध नामक रीट जारी होगा। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो है कोई जो है इसको ऐसे समझिए कि कोई बच्चा है और वो बच्चा, उस बच्चे के ऊपर कोई क्राइम का आरोप लगा, मान लीजिए चोरी का आरोप लगा उस बच्चे पर, तो इसका तो बच्चे पर जो है जो अगर कोई केस होता है तो उस केस की सुनवाई जो है आपको जुवेनाइल नामक कोर्ट करती है, मतलब कि उसने एक बाल्य कोर्ट अलग से बनाया जाता है। तो अगर 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है और उसके ऊपर किसी तरह का क्राइम करने का आरोप लगा, तो पुलिस जब उस बच्चे को पकड़ करके ले जाएगी तो उस बच्चे की केस की सुनवाई कोई जो है अधीनस्थ न्यायालय में, जनरल जो सिविल कोर्ट होता है उसमें उसकी सुनवाई नहीं होगी, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी, बल्कि उस बच्चे की केस की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट होता है जिस कोर्ट को जुवेनाइल कोर्ट कहा जाता है, मतलब बाल्य कोर्ट।
उस कोर्ट में उस बच्चे की केस की सुनवाई होगी और वो कोर्ट जो फैसला देगा माना जाएगा कि वो सही आधार पर फैसला दिया गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है और उस बच्चे के केस की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब सिविल कोर्ट करने लग जाए तो माना जाएगा कि यह क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। ऐसा इसलिए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे से संबंधित जो केस होगा उसे तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। उसे तो जो है सो जुवेनाइल कोर्ट बाल कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार है। तो वैसी अवस्था में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई या सिविल कोर्ट कोई फैसला देता है तो वो फैसला गलत माना जाएगा। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण की व्यवस्था जो है सो होगा। तो विधि के मतलब क्या कि कानून के नज़र में हर कोई बराबर है और कानून हर किसी की हिफाजत करेगा। तो हमारे जो है सो कानून में है कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसकी केस की सुनवाई आपको जुवेनाइल कोर्ट में होगा। तो यहाँ पर माना जाएगा कि विधि के समक्ष समता और विधियों का एक समान संरक्षण का जो अधिकार है उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उल्लंघन किया। तो इस तरह से ये प्रोहिबिशन होता है। अब आता है सर्स्यूररी उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऊपर भेजो। उत्प्रेषण से मतलब ऊपर भेजो। अब है कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पूर्णतः सूचित कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए। अंग्रेजी में इसको कहा गया है टू बी सर्टिफाइड। तो अंग्रेजी में उत्प्रेषण सर्स्यूररी का अर्थ माना गया है टू बी सर्टिफाइड। अब है कि किस उद्देश्य से यह जारी किया जाता है? तो न्यायिक त्रुटि सुधारने के लिए। तो न्यायिक त्रुटि सुधारना, यहाँ था न्यायिक त्रुटि रोकना, यहाँ है न्यायिक त्रुटि सुधारना। अब है कि इसी रीट के जरिए जो है किसी लोअर कोर्ट से जो केस होता है किसी हायर कोर्ट में, हायर कोर्ट जो है ट्रांसफ़र भी कर लेता है। मान लीजिए कि लोअर के कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो हायर कोर्ट को लगेगा कि उस कोर्ट में इस केस की सुनवाई सही तरीके से नहीं हो सकती है। तो उस हालत में हायर कोर्ट जो होगा उस लोअर कोर्ट को कहेगा कि भाई तुम्हारे यहाँ जो ये केस चल रहा है चलो उसको तुम मेरे पास ट्रांसफ़र कर दो। और फिर जब अपने पास वो ट्रांसफ़र कर लेता है तो किसी दूसरे कोर्ट को उसकी सुनवाई करने की जिम्मेदारी दे सकता है या वो खुद जो है उस केस की सुनवाई करेगा। आप अनेक बार जो है अखबार में पत्रिका में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो है सो अभियुक्त होते हैं जो कि यह जो है सो आपको प्रार्थना करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कि अमुक कोर्ट में जो हमारे के खिलाफ केस की सुनवाई हो रही है उसे काइंडली अमुक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इस तरह से लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र भी करने का जो ऑर्डर जारी होता है वो उत्प्रेषण के माध्यम से ही होता है। अब है कि यह कारण क्या होता है रीट जारी करने का? तो जैसे प्रतिषेध के अंतर्गत क्षेत्राधिकार से बाहर होने पर यह रीट जारी किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी क्षेत्राधिकार से बाहर होने पर रीट जारी किया जाता है। किसके खिलाफ जारी होता है? तो जैसे यहाँ अधीनस्थ और अर्ध न्यायालय के खिलाफ जारी होता है वैसे यहाँ पर अधीनस्थ और अर्ध न्यायालय के खिलाफ जारी होता है। कब? तो कहता है कार्यवाही की समाप्ति पर। प्रोहिबिशन में था कार्यवाही के दौरान, यहाँ पर है कार्यवाही की समाप्ति। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो विधियों के समक्ष समता और समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है नागरिकों को, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने चोरी किया, तो चोरी किया है
तो चोरी करने का आईपीसी भारतीय दंड विधान के अंतर्गत क्या सजा होगा वो जय सुनिश्चित है। लेकिन अगर लोअर कोर्ट चोरी के बदले फांसी की सज़ा सुनाते, सपोज कर लीजिए, तो यह विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का उल्लंघन होगा। तो उस हालत में अगर फैसला सुना दिया तो फैसले की समाप्ति के बाद जो देखा गया कि यह गलत फैसला है तो कोर्ट के उसी गलत फैसले को सुधारना होता है। जबकि यहाँ पर प्रोविजन में गलत फैसला कोर्ट न दे उसके लिए जो है सो ये रीट जारी होता है कार्यवाही के दौरान। मतलब क्या कि प्रतिषेध फैसला सुनाने से पहले जारी होता है, सर्च्यूररी फैसला सुनाने के बाद जारी होता है। दोनों में ये अंतर हो गया मेनली। उसके बाद आता है को वारंटो अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। हिंदी में, अंग्रेजी में कहता है बाय व्हाट ऑथोरिटी। तो इसका अर्थ आपने देखा, को वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा, अधिकार पूछा जाता है, जिसका हिंदी मतलब है अर्थ है किस अधिकार से, अंग्रेजी अर्थ है बाय व्हाट ऑथोरिटी। अब है कि उद्देश्य क्या है ये को वारंटो जारी करने का, तो धांधली रोकना इसका उद्देश्य है। अब है कि जो है कारण क्या है, किस कारण के आधार पर यह जारी होता है, तो कहता है कि जब अयोग्य हैं और अयोग्य के बावजूद भी जो है आप सरकारी पद प्राप्त कर लेते हैं, तब वहाँ पर यह रीट जारी होता है। अब है कि यह रीट किसके खिलाफ जारी होगा, तो जो भी सरकारी अधिकारी होगा, उसके अधिकारी कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ यह रीट जारी होगा। यहाँ तक कि जो सीएम और पीएम और मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, उसके खिलाफ भी यह सो रीट जारी हो सकता है। अब यह इसको ऐसे समझ लीजिए कि किस आधार पर किस कारणवश जारी होता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। मतलब क्या कि सरकारी नौकरी पाने का सभी को समान अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि वहाँ पर कोई नौकरी है, कोई वैकेंसी निकला और उस वैकेंसी के लिए सपोज कर लीजिए कि जो है अधिकतम उम्र 30 साल रख दिया गया। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधिकतम उम्र क्रॉस कर चुका है, सपोज कर लीजिए कि वो 32 साल का हो गया या 35 साल का हो गया, और उसकी बहाली हो जाती है। बहाली होकर के वह उस पद पर काम करना शुरू कर देता है, तो माना जाएगा कि वह अयोग्य था, अयोग्यता के बावजूद भी उसकी बहाली हो गई है और वो सरकारी पद पर जा कर के काम कर रहा है। तो उस हालत में उसके खिलाफ यह रीट जारी होगा कि भाई बताओ तुम किस अधिकार बस यह इस पद पर रह करके काम कर रहे हो। या सपोज कर लीजिए कि जो तो शैक्षणिक योग्यता की मांग करता है किसी वैकेंसी में, कि मान लीजिए कि अगर लेक्चरशिप की बहाली निकला और वहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता है कि पीजी के अलावा, एमए के अलावा नेट भी होना चाहिए और पीएचडी भी होना चाहिए। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास नेट नहीं है, केवल हम पीएचडी किए हुए हैं और उसके बाद भी हमारी बहाली हो जाती है, तो माना जाएगा कि हम अयोग्य हैं। क्योंकि अगर शर्त यह रखा गया है शैक्षणिक योग्यता के लिए कि पीजी के अलावा नेट भी होना चाहिए और पीएचडी भी होना चाहिए, और हमारे पास नेट है नहीं, केवल पीएचडी है, उसके बावजूद भी हमको लेक्चरर बना दिया गया, तो माना जाएगा कि हम अयोग्य हैं। उसी तरह से कोई सीएम चीफ मिनिस्टर बन गया या प्राइम मिनिस्टर बन गया। सपोज कर लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर जो बना हुआ है, तो मंत्री तो कोई भी 6 महीना तक बन सकता है बिना एमपी बने हुए, लेकिन 6 महीना से ज़्यादा समय बीत गया उसके बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर या सीएम जैसो बना हुआ है। या मान लीजिए कि जैसो एमपी या एमएलए बनने के लिए
न्यूनतम आयु मिनिमम उम्र जो है 25 साल की आवश्यकता होती है, और 25 साल हमारी उम्र नहीं है, उसके बावजूद भी हम MP MLA हो गए। मान लीजिए हमारा 24 साल ही उम्र है, उसके बावजूद भी हम जो है सो MP MLA का चुनाव लड़ गए और जीत गए। हो सकता है कि CM और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। तो यहाँ भी अयोग्यता हुआ है कि भाई 25 साल मिनिमम एज होना था, और वो मिनिमम एज हमारा पूरा हुआ नहीं, तो हम मिनिस्टर बने, इसके बावजूद भी हम अयोग्य माने जाएंगे और हमारे खिलाफ रीट जारी हो सकता है। तो ये 5 प्रकार का इस तरह का रीट जारी होता है। और जब ये रीट जारी होता है तो जब तक जैसो रीट के द्वारा जो पूछा गया कुछ सवाल होता है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है, तब तक अमुक पद पर रह करके काम करने वाला जो अधिकारी होता है वो उस पद पर रह करके काम नहीं कर सकता। तो संक्षेप में एक बार फिर हम लोग देख लें कि ये 5 प्रकार का रीट। पहला हैबियस कॉर्पस, उसका अर्थ होता है हमें शरीर चाहिए, प्रोड्यूस ये बॉडी। दूसरा मैंडेमस, परमादेश, उसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, बी कमांड। तीसरा प्रोहिबिशन, प्रतिषेध मतलब मना करना, टू फॉरबिड। सर्च्यूररी, उत्प्रेषण, अर्थ हुआ सूचित कीजिए, टू बी सर्टिफाइड। को वारंटो, अधिकार परीक्षा, अर्थ हुआ कि किस अधिकार से, अंग्रेजी में बाय व्हाट ऑथोरिटी। हैबियस कॉर्पस का उद्देश्य है नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। मैंडेमस का उद्देश्य है सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करवाना। यह रीट राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होगा। प्रोहिबिशन, इसका जो उद्देश्य है आपको न्यायिक त्रुटि को रोकना। सर्च्यूररी का जो उद्देश्य है न्यायिक त्रुटि को सुधारना। को वारंटी का उद्देश्य है धांधली को रोकना। कारण, हैबियस कॉर्पस का कारण है गलत गिरफ्तारी, मैंडेमस का कारण है लापरवाही, प्रोहिबिशन का कारण है क्षेत्राधिकार से बाहर होना, सर्च्यूररी का जो है सो आपको कारण है क्षेत्राधिकार से बाहर रहना, को वारंटो का जो है सो आपको कारण है अयोग्यता के बावजूद सरकारी पद प्राप्त कर लेना। अब है कि हैबियस कॉर्पस किसके खिलाफ जारी हो सकता है, तो बंदी बनाने वाले के खिलाफ। मैंडेमस किसके खिलाफ जारी होगा, पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ। प्रोहिबिशन किसके खिलाफ जारी होगा, अधीनस्थ और अर्ध न्यायालय के खिलाफ। सर्च्यूररी किसके खिलाफ, अधीनस्थ और अर्ध न्यायालय के खिलाफ। को वारंटो किसके खिलाफ जारी होगा, अधिकारी के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ। कब जारी हो सकता है, तो हैबियस कॉर्पस अनुच्छेद 22 का उल्लंघन जब होगा तब। मैंडेमस कब जारी होगा, कि जब अनुच्छेद 19 या इस तरह का कोई अन्य जैसो जो दायित्व है उसका पालन नहीं होता है तब। प्रोहिबिशन कब जारी होगा, जब जैसो कोई केस किसी कोर्ट में जैसो चल रहा है, सुनवाई हो रहा है, उसी दौरान यह जारी होगा। उत्प्रेषण कब जारी होगा, जब सुनवाई होकर के फैसला दे दिया जाएगा तब जैसो यह रीट जारी होगा उत्प्रेषण। को वारंटो कब जारी होगा, तो उदाहरण के लिए अनुच्छेद 16 का जब उल्लंघन होता है तब जारी हो सकता है। तो इस तरह से यह रीट है। तो याद रखिएगा हैबियस कॉर्पस और मैंडेमस किसके खिलाफ जारी होता है, सरकारी अधिकारी और संस्था के खिलाफ। तो ये जो दो जैसो आपको रीट हुआ, हैबियस कॉर्पस और जो है मैंडेमस, यह किसके खिलाफ जारी होगा, सरकारी अधिकारी और संस्था के खिलाफ। तीसरा और चौथा जो जारी होगा रीट, वह कोर्ट के खिलाफ जारी होगा, कोर्ट के खिलाफ या अफसर के खिलाफ या अफसर के खिलाफ जारी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोर्ट के खिलाफ जारी होगा, और पांचवा भी जो जारी होगा वह भी अफसर के खिलाफ ही जारी होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पहला, दूसरा और पांचवा मतलब हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और को वारंटो यह अफसर और सरकारी संस्था के खिलाफ जारी हो रहा है। तीसरा और चौथा जो है लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी हो रहा है, मतलब प्रोहिबिशन और सर्च्यूररी। क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता है कि कौन सा रीट किसके खिलाफ जारी होता है, तो याद रखिएगा प्रोहिबिशन और सर्च्यूररी कोर्ट के खिलाफ, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और को वारंटो सरकारी अधिकारी और संस्थान के खिलाफ। तो इस तरह से जो है हमारा
जो ये रीट नामक टॉपिक्स था यह समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक्स है। वैसे तो मौलिक अधिकार ही मौलिक पूरा चैप्टर जैसो महत्वपूर्ण है, और जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैक्सिमम चांस रहता है कि मौलिक अधिकार से एक दो क्वेश्चन वो क्वेश्चन पूछेगा ही। लेकिन अगर मौलिक अधिकार से वो पूछता है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा उम्मीद रहता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संभवतः एक क्वेश्चन तो वो ज़रूर पूछेगा। इसलिए इस टॉपिक्स को आप ढंग से देख लेंगे और हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। और इस तरह से हम जो है अपना ये क्लास समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम रह गया होगा तो आप मैसेज करेंगे, हम उस प्रॉब्लम को आपको दूर कर देंगे। थैंक यू।